नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 3 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो, नेवल मसल और सील ऑफ छत्रपति शिवाजी, उनसे संबंधित है। देखो अभी नेवी को जो नया झंडा दिया गया ना, नेवी का नया फ्लैग, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ट्राई कलर और ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर जिसमें हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो भी है, और साथ में नेवी का जो स्लोगन है संस्कृत का वो भी है, और साथ में शिवाजी की नेवी का जो थीम था वो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है। अब देखो जानते हैं पूरा डिटेल क्या है, पूरा पॉइंट हमारे पास में। तो नया हमें एनसाइन मिल गया है नेवी का। ओके, पहले तो क्या था, क्रॉस था रेड कलर का, ट्राई कलर था इस कॉर्नर में, इधर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर था, राइट। ये ट्राई कलर था इस जगह पे, और यहाँ पे सेंटर में अशोक स्तंभ जो था वो था। ठीक है, अब क्या कर दिया है, ट्राई कलर को तो एज इट इज रख लिया, इस रेड क्रॉस को हटा दिया, और यहाँ पर क्या इंस्टॉल कर दिया, इंडियन नेवी का नया सिंबल। ओके, और देखा जाए तो नए एनसाइन में क्या क्या है वो देखते हैं। देखो नेशनल फ्लैग जो है उसके अपर कैंटोन की बात करें तो वहाँ पर है। अपर कैंटोन का मतलब लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर था उसकी देख ली, और बाकी एक ब्लू ऑक्टागन है जिसमें नेशनल एम्बलम भी है, जो कि एक एंकर पे लोकेटेड है। एंकर वो एक स्ट्रक्चर जो होती है जिसमें एरो टाइप शेप होती है, उस पर लोकेटेड है, राइट। इसमें ये जो सिंबल है एंकर, ये क्या शो करता है, स्टीड फेस्टनेस, चाहे कुछ भी हो हम डटे रहेंगे। ओके, और नेवी का मोटो जो है वो है सम नो वरुणा, दैट मीन्स कि हम कैसे भी करके समुद्र में हमारी विजय प्राप्त करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, ऑक्टागोनल शेप है, वो शो करती है 8 डायरेक्शंस। 8 कैसे, 4 तो आप जानते हो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, पर इनके बीच की भी जो डायरेक्शंस हैं वो, ठीक है। तो ऐसे में ये 8 दिशाओं को शो कर रहा है। साथ में नेवी का जो 8 दिशाओं में अपनी, मतलब हर दिशा में अपनी प्रेजेंस को शो करना। इसके अलावा ऑक्टागन जो है वो गोल्डन डबल बॉर्डर्ड है, और ये चीज़ किससे इंस्पायर्ड है, राजा मुद्रा से इंस्पायर्ड है, जो कि मराठा एम्परर शिवाजी के द्वारा अपनी नेवी को दी गई थी जब वो 16 साल के थे। मतलब तब से ही उन्होंने इस सिंबल को अपना लिया था, ऑक्टागोनल शेप को। ठीक है ना, 8 दिशाओं में मराठाओं की जो एक पकड़ होगी, वो चीज़ इनके दिमाग की पहले से ही सोच थी, और उसी चीज़ को कंटिन्यू अभी नेवी में किया गया है। पहले का जो एनसाइन था वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मराठास की नेवी की बात करें तो लेगेसी बहुत ही शानदार रही है, वो हम जानेंगे। बाकी मराठास की जो नेवी थी उसके बेसिस पे अभी देखा जाए तो एक ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट है इंडियन नेवी का लोनावला में, वहाँ उसको नाम दे दिया गया INS शिवाजी। ओके, इसके अलावा एक शोर बेस्ड लॉजिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव हब है वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, उसको नाम क्या दे दिया, INS अंग्रे। अंग्रे किसके नाम पे, जो मराठा एडमिरल ही थे, नेवल लीडर, ठीक है, कान्होजी अंग्रे, उनके नाम पर। तो शिवाजी के नाम पे और अंग्रे, कान्होजी अंग्रे, इनके नाम पर नेवी में अलग अलग जो आइडेंटिटीज हैं वो पहले ही दी जा चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेवी की, बात करें शिवाजी की। देखो शिवाजी का रूल की अगर बात करें ना, 1657 56 57 के लगभग, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट, दैट मीन्स आप देख लो अरेबियन सी तक डोमिनेंस आ गई थी पूरी। जहाँ पर कल्याण वाला एरिया गोवा के आसपास में लोकेटेड एरिया है, तो वहाँ तक अपनी पकड़ बना ली थी नेवी ने। ओके, और फिर वहाँ पर जो भी मर्चेंट थे, जो ट्रेड करने वाले थे, उन पर पकड़ अपनी बनाई रखनी, और साथ में कोई दूसरा अगर एडवर्सरी आए तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना। ये अच्छे से तैयारी इन्होंने कर ली थी। इसके अलावा सिद्धि तक भी इन्होंने पकड़ बना ली थी अपनी, वही महाराष्ट्र वाला एरिया है पूरा। और इनका जो मिलिट्री स्लोगन था वो था, इसमें नेवी के लिए अगर देखें तो जलमेव यस्य बलमेव तस्य, दैट मीन्स जिसका ओशियंस पे सीज पे राज है वो सबसे पावरफुल है। ये चीज़ तो देखो हमेशा से कहा जाता है कि जिसकी नेवी स्ट्रांग रही है ना, उस कंट्री को डिफेंड करने में खुद को प्रॉब्लम नहीं आई और दूसरे कंट्रीज को हराने में प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे हम बहुत बार बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कि ब्रिटिश इतने पावरफुल कैसे साबित हुए, तो उनकी नेवी बड़ी पावरफुल थी उसके पीछे। शिवाजी की नेवी में 400 के लगभग ओल्ड शिप्स थे, ठीक है ना। उसमें आप देखो वैरायटी थी शिप्स की, और उन शिप्स के नाम क्या रखे थे, गुराब, ठीक है, टरांडे, गलबात, शिबाद, पाल,
ये ऐसे कैसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया यहाँ से? रिसेंटली ये नाम न्यूज़ में थे, क्या थे ये? कोई तालाब के नाम है, कोई नए वैक्सीन निकाले हैं, कोई नई बीमारी आई है, या शिवाजी की नेवी में ये शिप्स हुआ करते थे, या फिर शिवाजी का नाम हटा करके या नेवी शिप्स के नाम है ये? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं फिर, ठीक है? तो याद रख लेना ये, ओके। शिवाजी ने नेवल फोर्ट्स भी बनाए, मतलब कोस्टल एरियाज में फोर्ट्स भी बनाए, जैसे कि सिंधुदुर्ग, कोलाबा, ओके। इसके अलावा देखा जाए कल्याण और भिवांडी वाले एरिया में भी अपनी पकड़ बनाई, जो कि बीजापुर का पार्ट हुआ करती थी। अगेन वही वेस्टर्न कोस्ट वाली बात आ रही है। इसके अलावा मराठा एम्पायर जब एक्सपेंड हो रही थी, तो मराठा एम्पायर ने नेवल पावर होते रहते हैं, मुगल्स के साथ भी लड़ाई की थी, डच जो थे उनके साथ भी, इंग्लिश जो थे ब्रिटिश उनके साथ भी लड़ाई की थी, ठीक है। और अपनी पावर को मनवाया था कि हाँ हम कम नहीं है। तो जो नेवी का जो लेगेसी है ना मराठास की, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये जो नया झंडा जो अभी डेडिकेट किया गया है, ठीक है, इंडियन नेवी को, उसमें ये सिंबल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है द वैक्सीनेशन सक्सेस ऑफ इंडिया। देखो अभी आपको पता है, कल हमने बात की थी ना, HPV वैक्सीन है वो डेवलप हो चुका है और उसको अभी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिससे सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। वो थोड़ा सा बेसिक हमने देखा था और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर किया था जब हमने डिटेल में देखा था HPV और सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो भी कंटेंट था वो। खैर अब हम ओवरऑल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। इंडिया देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। अगर हम हेल्थ की बात करें, न्यू बॉर्न हो, इन्फेंट्स हो, चिल्ड्रन हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो। न्यू बॉर्न मतलब जस्ट पैदा हुआ बच्चा, इन्फेंट का मतलब हो गया 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो, ठीक है। चिल्ड्रन 5 साल तक के बच्चे होते हैं, 1 साल से ज़्यादा पर 4 साल से, और 5 साल से कम प्रेग्नेंट वुमेन आप जानते ही हो। तो ऐसे में इनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या प्रोग्राम चलाया जाता है इंडिया में? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें 11 बीमारियों से बचाया जा रहा है इन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को, ठीक है। ये कौन कौन से सेक्शन है ऊपर हमने देख लिए, जिनमें मेन काम क्या है? वैक्सीन देना। इसके चलते हर साल आप ये मान के चलो लगभग 2.7 करोड़ न्यूबॉर्न और 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वैक्सीनेशन लेती है और इन बीमारियों से बचती है। इससे क्या है, हमें फिर प्रॉब्लम नहीं आती। एक कहते हैं ना कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया, अभी तो करना और भी बाकी है, पर बहुत हद तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने इस चीज़ को सफलता की तरफ बढ़ाया है। देखो वैक्सीनेशन ही क्यों सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस में रखा जाता है? ये देखो, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पैसा कम लगता है। दूसरी चीज़ कि इसको एडमिनिस्टर करना बड़ा आसान रहता है। इससे क्या है कि जनता को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। जिन बीमारियों से हम बच सकते हैं वैक्सीनेशन के बेसिस पे, वो आसानी से लेना चाहिए भी। उसके लिए कैंपेन भी चलाए जाते हैं, चाहे फिर वो पोलियो हो, स्मॉल पॉक्स हो, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो, ठीक है। जैसे पोलियो, मीजल्स, टिटनेस, वुपिंग कफ, ठीक है, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 आपको पता ही है अभी फिलहाल चल ही रहा है। तो ऐसे में हमारे लोगों को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत हुई थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से, ठीक है, और उसने फिर सक्सेस जब गेन की तो उसके बाद में इंडिया ने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो वैक्सीन है ना सोशली और इकोनॉमिकली भी बहुत बेनिफिशियल होता है। कैसे? देखो इसमें एक सिंपल सी एक हेल्थ अफेयर्स के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। उसमें क्या बताया गया कि अगर वैक्सीनेशन में आज के टाइम पर 1 रुपया अगर इन्वेस्ट किया जाता है, ओके, तो ये मान के चलो कि उस बीमारी से बचने के साथ में जब टाइम बीतेगा तो वो 1 रुपया आपको 52 रुपीज़ के इक्वलेंट इफेक्ट शो करेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेल्थ में इन्वेस्ट करना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आज हम इन्फेंट्स को बचाते हैं तो फिर बाद में और बच्चे पैदा करने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। अब पहले क्यों इतने बच्चे पैदा हुआ करते थे? क्योंकि बच्चे बचते ही बहुत कम थे, 9-9, 10-10 बच्चे पैदा हो गए जब प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी ना। उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, जब 9-9, 10-10 बच्चे हो जाया करते थे, बचते थे 1 या 2 या फिर 1 भी नहीं बचता था उनमें से। तो इसलिए वो टेंडेंसी बन गई थी। आज 1 या 2 बच्चे पैदा होते हैं, उनको फिर हम बचा लेते हैं, तो फिर आसानी से फिर आगे जो वुमेन है वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर पाती हैं। नहीं तो फिर बच्चे पैदा करने का काम ही बच जाता था उनके पास में। देखे होंगे आपने कभी, या फिर हो सकता है आप उस फेज़ को ना एक्सपीरियंस कर पाए हो या फिर किसी से ना सुना हुआ आपने। और यहाँ पर ये जो वर्ड है LMIC, दैट मीन्स लो एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, ठीक है। उन कंट्रीज़ में
10 पैथोजन से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए ₹1 इन्वेस्ट किया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि लगभग ₹52 आपको रिटर्न में मिलेंगे। तो इतना बेनिफिट है, ठीक है। देखो, स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया डिक्लेयर हो गया था 1977 में। फिर उसके बाद में इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च किया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, 1978 में, और उसमें BCG, DPT, OPV करके वैक्सीन हैं वो लॉन्च हुए। और फिर नए वैक्सीन के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काम किया गया, ठीक है। डिमांड और सप्लाई दोनों को प्रॉपर मैनेज किया गया। डिमांड तो कैसे, लोगों को अवेयर बनाना, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बनाना, ठीक है। सप्लाई का मतलब वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग होना। 2014 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को हमने नया मोड दिया और नाम दिया इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को मिशन इंद्रधनुष। टारगेट क्या था कि जो भी एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं, छोटे बच्चे और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको इम्यूनाइजेशन कवरेज में 90% से ज़्यादा तक कवरेज लेकर के आना है हमें। और आप देखो, इंडिया एशिया का फर्स्ट कंट्री बना जब रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट बना दिया गया। और 2017 में हमने हमारा खुद का मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो निमोनिया होता है ना छोटे बच्चों में, उसके लिए वैक्सीन डेवलप कर लिया। तो इस तरीके से रोटा वायरस से होने वाला डायरिया, ठीक है, और न्यूमोकोकल निमोनिया जो है बच्चों में होता है, उसके लिए वैक्सीन जो था वो उसको हमने हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड किया। इसके अलावा पेंटावेलेंट वैक्सीन को हमने प्रमोट किया। पेंटावेलेंट वैक्सीन का मतलब 5 बीमारियों को डील करने वाला वैक्सीन, एक ही वैक्सीन जो 5 बीमारियों के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर दे बॉडी में, ठीक है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी नौबत नहीं है। क्यों? जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसी को यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आई। और अगर अभी की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से ये है कि इंडिया जो है वो चाइल्डहुड वैक्सीनेशन रेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 2 दशकों में, ठीक है। आज अगर 19 से 21 का जो डेटा रिलीज हुआ है ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसके हिसाब से ये है कि जो बच्चे एलिजिबल थे वैक्सीनेशन के लिए उनमें से 76% को वैक्सीनेशन प्रॉपर मिल चुका है। तो ये अपने आप में शो करता है कि वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पर किस हद तक हम अचीव कर पा रहे हैं। फिर इंडिया ने अपनी तरफ से और वैक्सीनेशन को एम्बिशियस मैनर में स्टार्ट किया, जैसे मीजल्स और रुबेला वैक्सीन ड्राइव, जिसमें 3 करोड़ बच्चों को 3 साल के अंदर अंदर वैक्सीन दिए गए। इससे क्या होता है कि बच्चों में जो डायरिया की प्रॉब्लम आती है ना, उसकी वजह से वीकनेसेस आती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको बचाना। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज़ की गई। कोविड के टाइम पे तो कोविन प्लेटफॉर्म अच्छे से यूज़ हुआ ही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है, ई-विन है, वो पहले से चल रहा है, जिसमें क्या किया जाता है, डिजिटाइज मैनर में वैक्सीन्स का कितना स्टॉक है उसको मैनेज करना है, ठीक है। लॉजिस्टिक फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर ट्रैकिंग कि हाँ भाई कितने टेम्परेचर पे मेंटेन रखना आपने को वैक्सीन, जिससे कि वैक्सीन लॉन्ग उसकी जो लाइफ है वो बढ़ाई जा सके वैक्सीन की, है ना। इसके अलावा नेशनल और सब नेशनल, सब डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से अलग अलग रीजन में वैक्सीन की जैसे रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से काम किया। इसके पीछे सक्सेस के पीछे कारण क्या है? एक तो सबसे पहली चीज़, हमने बायोमेडिकल एंटरप्राइजेस को बहुत ज़्यादा प्रमोशन दिया है। इसका मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने बहुत हद तक बढ़ाई है इस एस्पेक्ट की अगर बात करें, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन की बात कर लो या फिर जो निमोनिया का वायरस वैक्सीन था, PCV वैक्सीन, उसको बहुत जल्दी डेवलप किया और उसी के रिजल्ट की, उसी की जो एक्सपर्टाइज थी, जो निमोनिया वाला जो वैक्सीन था ना, उसी की एक्सपर्टाइज को हमने यूज़ करके कोविड के लिए भी 2 वैक्सीन हमने, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इंडिजीनियसली डेवलप किए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की उसकी, राइट। इसके अलावा देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी के लिए कोल्ड चेन सिस्टम और ये अच्छे से मेंटेन किया गया। तो आज की परिस्थिति ऐसी है कि जो LMICs है ना, LMIC का मतलब हो गया अगेन लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, इनमें जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में से 2/3 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको वैक्सीन मिला है, उन्होंने कम से कम एक वैक्सीन तो मेड इन इंडिया वैक्सीन लिया है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहा, तभी तो कहा जाता ना इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना यहाँ से क्लियर होती है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट भी टाइम टू टाइम किया जा रहा है और सोशल और बिहेवियरल चेंजेस भी लाए जा रहे हैं। आपको पता है अमिताभ बच्चन के इनके ऐड आते हैं पोलियो को इनको लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के, है ना। तो वो सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मास मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा जो काम करती हैं, ठीक है, ANMs जो काम करती हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, वो डोर टू डोर जा कर के पूरा डेटा कलेक्ट करके रखती हैं
और मान लो किसी बच्चे को टाइम पे वैक्सीन नहीं दिलाया गया तो वो जाकर के रिमाइंड करा देती हैं कि भाई जाओ वैक्सीन लो, टाइम आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक काम कर पा रही हैं। इसका मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों में एक बैलेंस बना है। उसका रिजल्ट ये रहा है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली काम कर पाया है। फिर कल हमने INS विक्रांत के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, तो INS विक्रांत में एक चीज़ वो बाई मिस्टेक मैंने बता दी, वो करेक्ट कर लो आप। वो ये कि मैंने कल एक वर्ड यूज़ किया था कैटापल्ट, गुलेल वाला। ठीक है, वो गुलेल वाला यूज सिस्टम नहीं है, अभी तो केवल अरेस्टर्स का यूज़ किया जाएगा। अरेस्टर्स कैसे काम करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये मान लो INS विक्रांत का वो है पूरा है, वो जो एयर स्ट्रिप टाइप जो बनी हुई रहती है, फ्लैट टॉप वो है। तो इधर से जैसे ही फाइटर जेट्स आकर के लैंड करेंगे तो इसके लिए क्या है सिस्टम कि यहाँ पर रोप्स सेटल की हुई है, रस्सियाँ। अब उन रोप्स में वो जो जैसे प्लेन लैंड करेगा तो वो रस्सियाँ अटक जाएगी, और वो जो रस्सियाँ जब अटकेंगी ना एक के बाद में एक के बाद में एक, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो इसको ये अरेस्टर सिस्टम है। कैटापल्ट वाले में तो क्या होता है, गुलेल की तरह आता है पूरा सिस्टम नीचे, वो एक अलग है। पर ये रोकने के लिए जो काम में आता है वो आता है ये अरेस्टर। ठीक है, कैटापल्ट सिस्टम अभी इंडिया में किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर में नहीं है। खैर, ये करेक्शन आप मान लेना। ओके, दूसरी चीज हम बात कर रहे थे कि इंडिया में देखो, फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य। फर्स्ट का मतलब हो गया अभी करंटली अगर हम बात करें तो INS विक्रमादित्य जो कि रशिया से हमने लिया हुआ है। ओके, तो वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। दूसरा जो कि पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज INS विक्रांत, जो कि कल कमीशन हो गया। और तीसरा अगर बात करें तो तीसरे की भी डिमांड उठ रही है INS विशाल की। उसकी साइज थोड़ी और बड़ी होगी। जैसे हमने INS विक्रांत की बात की तो ये 43,000 टन्स का डिस्प्लेसमेंट देने वाला था। ठीक है, जबकि विशाल अगर आएगा तो उसकी साइज और भी बड़ी होगी, 65,000 टन्स तक डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, इसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। पर सवाल ये है कि इस पर अप्रूवल कब तक मिलता है, वो देखने वाली बात है। इसका मतलब जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसका नाम क्या होगा, INS विशाल। इस पर अभी मतलब अप्रूवल नहीं मिला है, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, ये आप देखो कंपेयर किससे किया जाएगा INS विशाल को, क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर, जो यूनाइटेड किंगडम के क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर है एयरक्राफ्ट कैरियर, उनकी क्वालिटी के बराबर होगा। ठीक है, और रशियन ओरिजिन का जो कीव क्लास है INS विक्रमादित्य, वो देखो 2013 में कमीशन कर दिया गया था नेवी में। फिर 2020 में इसका मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी करंटली इंडिया के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, एक तो INS विक्रमादित्य और एक INS विक्रांत, और तीसरा जो है वो लाइन में है INS विशाल। वो देखते हैं कब तक आता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है उस पर। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये कहा है कि अब जल्दी ही जो लंपी स्किन डिजीज जो गायों में देखी गई है, कैटल्स में देखी गई है, उसके लिए एक वैक्सीन हमारा आने वाले 3-4 महीनों में रेडी हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। देखो इस डिजीज की स्पेसिफिकेशन और ये चीज़ें हम देख चुके हैं, एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मार लेते हैं एक बार नज़र। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास में। पहली चीज़, जो ये वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो बात बोली है वो डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम क्या होगा, लंपी वैकेंड वैक्सीन। ठीक है, जो कि लंपी स्किन डिजीज को ट्रीट करने काम आएगी, और आने वाले 4-5 महीनों में ये तैयार होके रेडी भी हो जाएगा। ठीक है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ना, उसी की एक ब्रांच, उसी के अंडर में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्विनेस ये काम करता है। हिसार बेस्ड है, हिसार हरियाणा बेस्ड। प्लस दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर उत्तर प्रदेश। ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। काम हो रहा है किस पे, वायरस को अटेन्यूएट करके और फिर वैक्सीन बनाना। अब ये अटेन्यूएशन क्या होता है, देखो एक तो हम जानते हैं कि वायरस को वीक किया जाए, कमजोर बना दिया जाए, और फिर वो वैक्सीन के तौर पे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि एंटीबॉडी जनरेट कराई जाए और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर किया जाए। वो तो हो जाता है एक तरीका। अटेन्यूएशन का तरीका क्या होता है कि हमें एक चीज समझनी होगी कि जब कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, मान लो पहली बार कोई वायरस का आउटब्रेक हुआ, तो वो वायरस जो बहुत वायलेंट होगा, ठीक है, इसकी वजह से बीमारी भी बहुत बढ़ती है और डेथ्स भी बहुत ज्यादा हो जाती है। पर जैसे जैसे ये वायरस के नए नए वेरिएंट बनते हैं, अलग अलग होस्ट में इन्फेक्शन करते हैं, इस तरीके से एक के बाद में एक लेवल पे इन्फेक्शन होता चला जाता है, तो वायरस भी क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है।
तो वो जो एडजस्टमेंट है ना वो ही अटेन्यूएशन है। तो ऐसे में पिछले 17 महीनों में कोई 60 के लगभग अटेन्यूएशन लेवल, 17 लेवल के इन्फेक्शन कराए गए। एक इंडिविजुअल में इन्फेक्शन करा दिया, फिर दूसरे इंडिविजुअल में इन्फेक्शन करा दिया, फिर तीसरे में, एक के बाद में एक इन्फेक्शन करा करके, और फिर जो 20वीं 25वीं लेवल पे जो अटेन्यूएटेड वायरस जो आया, वो वायरस उतना ज़्यादा वायलेंट नहीं था जितना कि फर्स्ट स्टेज पे था। तो इस अटेन्यूएटेड वायरस का यूज़ किया गया है, ये जो अभी वैक्सीन बनाने की हम बात कर रहे हैं। नाम क्या दिया जा रहा है इसको? लंपीप्रोवैकिंड वैक्सीन, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये जो वैक्सीन है ये लंपी स्किन डिजीज के 100% प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, अच्छे से प्रोटेक्शन दे देगा। अभी तो आपको पता है ही कि जो मतलब जो शीप पॉक्स एंड गोट पॉक्स जो है, बकरियों में और भेड़ों में जो होने वाली जो पॉक्स की प्रॉब्लम है, वायरल वैक्सीन है, उसको यूज़ किया जा रहा है अभी फिलहाल तो, ठीक है। तो ये तो बेसिकली क्या है, हेट्रोलॉगस है। और ये जो नया वैक्सीन जो तैयार हो रहा है, ठीक है, LSD डिजीज के लिए, वो होमोलोगस है। देखो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो होमोलोगस का मतलब हो गया एक वैक्सीन ले लिया तो दूसरी बार भी उसी वैक्सीन को आपको लेना है। हेट्रोलोगस में क्या होता है, एक वैक्सीन आपने ले लिया, दूसरी बार दूसरा वैक्सीन आपने लेना है। इससे क्या हो गया, वेरिएशन आ गया। और वैसे हमने ये बार बार देख लिया है कि ये जो लंपी स्किन डिजीज वाला वायरस, इसके अलावा ये गोट पॉक्स और शीप पॉक्स, ये सारे मोरलेस एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैप्रीपॉक्स वायरस वाले जीनस से, ठीक है। तो इनका ट्रीटमेंट करने में वैसे प्रॉब्लम नहीं है, पर जो इफेक्टिवनेस है वो इतनी नहीं आ रही है ना। ये गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वैक्सीन है वो 60-70% के लगभग ही एक्यूरेसी दे रहे हैं, मतलब जो एक इफेक्टिवनेस है वो इतनी आ पा रही है, 100% नहीं आ रही है। और ये वायरस फैलता कैसे है, लंपी स्किन डिजीज वायरस, LSD वायरस, ये आपको पता ही है। मान लो कि कोई फ्लाइज है वो बाइट कर दे, मतलब एक गाय को काटा, उससे उसके इन्फेक्शन था तो दूसरे को जाके काट दिया, उसकी वजह से फैल जाता है। मॉस्किटो, टिक्स, इनकी वजह से, ओके। और प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे म्यूकस रिलीज नाक में से, सलाइवा रिलीज बहुत सारा, ठीक है, एपेटाइट एकदम ही थकान और बिल्कुल होश ही ना होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। 12 स्टेट्स में अभी तक इन्फेक्शन इसके नोटिस किए जा चुके हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले ही, ठीक है, कि कैसे अटेन्यूएशन किया जा सकता है। 50 जनरेशन्स एक वायरस, मतलब एक कल्चरिंग की जाती है। कल्चरिंग का मतलब एक प्रॉपर मैनर में, एक सीक्वेंस में इस वायरस के इन्फेक्शन को किया जाता है जानबूझ के लैब में, जिससे ये पता पड़ जाए कि हाँ जी, कौन से लेवल पे जाकर के वायरस इतना वायलेंट नहीं होता जिससे इनकी बीमारी फैले और किसी की डेथ ही हो। तो ऐसे में बोला 50 जनरेशन तक हमने पासिस किए, 17 महीनों का एक्सपीरियंस जब होता है तब जाकर के होता है। बोला ऐसा ही कुछ हम कर रहे हैं, तो 30th पासिस तक आइडिया लग जाता है। तब तक वायरस जो है वो बहुत हद तक म्यूटेट भी हो जाता है, चेंज भी हो जाता है, और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए एनएफ है वो। तो ऐसे में फिर ये वैक्सीन जैसे डेवलप होगा तो हम उस वैक्सीन जो है वो कंडक्ट कर देंगे, दे देंगे गायों को, इनको, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो अभी तो इस वायरस के ऊपर 10th, 30th, 50th पासिस इनके लेवल पे देखा जाएगा। तो जो बढ़िया से परफॉर्मेंस दे जाएगा आने वाले 4-5 महीनों में, उसी को फिर बाद में अप्रूवल दे दिया जाएगा। बस यही मेन चीज़ें हैं, ठीक है। और लास्ट में देखो, वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ है, डेस्टिनेशन मून अगेन। अब देखो, आज की अगर बात करें, आज हो गया क्या, सैटरडे, ठीक है। तो आज जहाँ तक है ये जो नासा का जो प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, आर्टेमिस, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल पहले पढ़ ली है, यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। तो वो अब प्रोजेक्ट फिर से अभी काम करने पर चल रहा है, मतलब लॉन्च हो गया होगा, मैंने डिटेल देखी नहीं अभी तक, कहीं मिला भी नहीं मुझे। तो अगर हो जाता है तो ठीक है, ओके। और बाकी डिटेल जो है वो हमने पहले डिस्कस किया है, तो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा आर्टेमिस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। तो डिस्कशन में यही थी मेन चीज़। इकोनॉमी पेज पे आज कुछ खास है नहीं वैसे, ठीक है। थैंक यू।